हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज से हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंसन यानी गद्यांश के बारे में। यूपीएससी में जो भी कॉम्प्रीहेंशंस पूछे गए हैं उनमें से हम डेली कुछ कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीसेट एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला कॉम्प्रीहेंशन है हमारा। कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको कॉम्प्रीहेंशन को थोड़ा धीरे पढ़ना है ताकि आप उसमें जो बताया गया है उसे समझ सके। और आपको दूसरा, कॉम्प्रीहेंशन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको उनका आंसर कॉम्प्रीहेंशन पर ही आधारित होना चाहिए। यानी इस कॉम्प्रीहेंशन में जो भी बताया गया है उस टाइम पर आपको उससे अलग कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। आपको एक तटस्थता के साथ उस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना है। अपने नॉलेज का उपयोग आपको कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते समय नहीं करना है। तो देखते हैं पहला पैसेज क्या है इसमें। निम्नलिखित 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। पैसेज 1 है हमारा। हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 में पहले से ही जल की तंगी है। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां जल का अभाव है। यानी जल की कमी के बारे में यहाँ बताया गया है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगे और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता तथा तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और औद्योगिकरण जल की तंगी को और बढ़ाएंगे। यह बताया गया है पहले जल की तंगी के बारे में कि भारत में ऑलरेडी जल की तंगी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग और शहरीकरण और औद्योगिकरण जल की मांग को और बढ़ाएंगे। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। यानी फिर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जल राज्य सूची का विषय है, केंद्र सरकार का नहीं। आगे देखते हैं क्या है इसमें। इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लीती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणी यानी बेसिन पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी आदि। और साथ साथ नदी और जलभर की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। यानी उसका नीचे सॉल्यूशन भी बताया गया है कि इन जो जल की मांग है उससे जो भी झगड़े पैदा हो रहे हैं उन्हें सुलझाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, वो यहाँ बताया गया है कि उसके लिए द्रोणी बेसिन पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए कुछ क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना होगा, जैसे नदी द्रोणी की विशेषता क्या है, उस पर कितनी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है या उसकी मांग कितनी है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर हम जल विवादों का निपटारा कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्त व्यावहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन है ए, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यावहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। तो ये हो सकता है, ये बताया गया है कि जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यावहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जलभरों का निर्माण किया जाना चाहिए। पूरे कॉम्प्रीहेंशन में कहीं भी नदी तंत्र को जोड़े जाने का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। नहरों का वर्णन पूरे कॉम्प्रीहेंशन में कहीं नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है, जल संकट को दूर करने के लिए
कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन में बताया गया है कि इनके कारण जल की मांग बढ़ेगी, उसे कम करने का कोई उसमें ऐसी बात नहीं कही गई है, इसलिए ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा कि जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यावहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए, जो ऊपर बताए गए क्वेश्चनों का आंसर ढूंढेगा। उसके माध्यम से ही जल विवाद है उसका समाधान किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको कॉम्प्रिहेंशन के जो उसमें बताया गया है उस पर ही आधारित देना है। अपने ज्ञान का उपयोग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट पैसेज है हमारा, श्रम योग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष यानी लगभग 25% भारतीय पुरुष एनीमिया से ग्रस्त हैं। यानी जो हमारी श्रम योग्य आयु की आबादी है उसमें से लगभग 50% महिलाएं और लगभग 25% पुरुष एनीमिया यानी रक्त की कमी से पीड़ित हैं। अध्ययनों के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप वे जितना उत्पादनशील हो सकते थे उससे कहीं 5 से 15% तक कम उत्पादनशील हैं। यानी वो जितना उत्पादनशील हो सकते थे, उनकी जितनी एफिशिएंसी हो सकती थी उससे वो कम उत्पादनशील हैं। भारत में दुनिया के सबसे अधिक यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त लोगों का बोझ भी है। यानी भारत में दुनिया के सबसे अधिक टीबी से ग्रस्त लोग भी हैं, जिससे देश में वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है। किंतु आज जितनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी ये हानि जितनी आज महत्वपूर्ण है उतनी ही भविष्य में भी महत्वपूर्ण है। यह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता के अनेक मापनों पर अपने साथ के भली भांति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं। यानी जो कुपोषित बच्चे हैं वो अपने साथ के जो सुपोषित बच्चे हैं, अच्छी तरह से पोषित बच्चे हैं, उनकी तुलना में उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो कम होता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है। और भारत के जनांकीय दृष्टिकोण से यह एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए। यानी कुपोषण के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। देखते हैं पूछा क्या गया है। इस परिच्छेद के निहितार्थ को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? हमें बताना है इसका निहितार्थ, यानी इसमें निष्कर्ष क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। पूरे कॉम्प्रिहेंशन में शिक्षा प्रणाली का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है, कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की ज़रूरत है। कौशल विकास कार्यक्रम का पूरे कॉम्प्रिहेंशन में कहीं भी जिक्र नहीं है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। नहीं, केवल कौशल युक्त कामगार नहीं, उसमें बच्चों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी है, जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका गारंटेड आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही बताया गया है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उन सब के सुपोषण पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज है, भारत में अधिकांश किसान सीमांत और छोटे कृषक हैं, कम शिक्षित हैं और संभवतः ऋण और दूसरी बाध्यताओं के कारण उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमताएं हैं। इसलिए यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वतः अनुकूलन होगा। यानी बताया गया है कि भारत के जो किसान हैं वो एक तो सीमांत और छोटे किसान हैं, दूसरे वो कम शिक्षित हैं
और उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की क्षमताएं भी कम है। यदि यह संभव भी होता तो भी यह जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इससे निपटने हेतु दुष्प्रभावों को कम करने की तीव्र प्रतिक्रिया करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करते जाना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा समाधान यह है कि एक सुनियोजित या नीति निर्देशित अनुकूलन किया जाए, जिसके लिए जरूरी होगा कि सरकार की तरफ से नीतिपरक अनुशंसाएं लाई जाएं। अनुकूलन के लिए प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन एक पूर्व शर्त है। किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि उन्हें इसका प्रत्यक्षण हो रहा है या नहीं। यानी किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अपनी कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं, अपने फसल प्रतिरूप को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अपना रहे हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें इसका आभास हो रहा है या नहीं। तथापि यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह देखता है। यानी अगर किसानों को जलवायु परिवर्तन से जो जोखिम होने वाले हैं उनका आभास हो रहा है, तो फिर वो जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ही अपने कृषि उत्पादों को पैदा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसानों को जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को पता होना चाहिए। यानी किसानों को यह आभास होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से क्या जोखिम होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इस पैसेज का संदेश है। ऑप्शन नंबर ए है जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व है। नहीं, बिल्कुल सरकार के दायित्व होंगे ऐसी तो गारंटी पैसेज में नहीं दी गई है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। देश में जलवायु परिवर्तन के कारण भू उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन होगा, इसकी भी बात पैसेज में नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही बताया गया था कि किसानों को जलवायु अनुकूल फसलों को उगाने के लिए जरूरी है कि उन्हें उनके जोखिमों का पता होना चाहिए। यानी किसानों के जोखिम प्रत्यक्षीकरण, किसानों को जोखिम का अनुभव उन्हें अनुकूलन के लिए निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। चूंकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है, सरकार को चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नीतियां सामने लाए। ऐसी कोई बात हमारे पैसेज में नहीं की गई है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज है जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं वे जलवायु को इस सदी के मध्य में और उसके आगे प्रभावित करेंगे। यानी मनुष्य जो उत्सर्जन वर्तमान समय में कर रहा है वो इस जलवायु को इस सदी के मध्य में या उसके आगे प्रभावित करेंगे। इसी बीच प्रौद्योगिकी परिवर्तन, यानी अगर इसी बीच टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो जाता है तो उसके द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद ना हो, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए या ज्यों के त्यों तापन के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहें। जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते वे विफल हो जाते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है लेखक के द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी हमें इसका संदेश बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं जरूरत है कि या तो वे बंद हो जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। ऐसा हमारे पैसेज में कहीं नहीं कहा गया है, इसलिए इस ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर बी है, एकमात्र हल यही है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास हो। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एकमात्र हल ये नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, इसलिए ये आंसर इसका नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी है, जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। चूंकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए। ये सही है, लेकिन हमारे पैसेज में नहीं बताया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हमारे पैसेज में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर क्यों होगा? जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद न हो, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए या फिर ज्यों के त्यों तापन के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहें। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज है, पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। जीवन शैली में सारगर्भित बदलावों से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती हैं, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। यानी यहाँ बताया गया है कि पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं और जीवन शैली में जो बदलाव हैं उनसे पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती हैं। अपनी परंपरागत जीवन शैली को अपनाने से पर्यावरणीय या फिर स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती हैं, लेकिन इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं और इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेरा करने से कौन सा पर्यावरण पर असर पड़ने वाला है, और इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो लोगों को जड़ता की तरफ ले जाते हैं, इसलिए लोग कोई भी प्रयास नहीं करते। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं। यानी स्वास्थ्य के विषय में लोग व्यक्तिगत चयन करते हैं, तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है। यानी पर्यावरण में लोग सामूहिक रूप से जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते। यानी लोग सोचते हैं कि व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम अकेले क्या कर लेंगे, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग सोचते हैं कि सामूहिक रूप से ऐसा क्या किया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए वो व्यक्तिगत विकल्प चुनते हैं और पर्यावरण के संदर्भ में वो सामूहिक रूप से जाने की कोशिश करते हैं, तो एक दूसरे का अपोजिट ही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन सा एक इस परिच्छेद से निकाली जाने वाली सर्वाधिक तार्किक पूर्व धारणा को सर्वोत्तम रूप से उपलक्षित करता है? पूर्व धारणा, जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि पूर्व धारणा क्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि लेखक किन बातों को ध्यान में रखकर इस पैसेज में बातों को बता रहा है, यानी लेखक के मन का विचार क्या है। ऑप्शन है ए, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हमारे पैसेज का आंसर नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है, हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। ऐसा पैसेज में कहीं भी नहीं बताया गया है कि पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए। ऐसा भी हमारे पैसेज में नहीं बताया गया है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी है, पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लेखक यही बता रहा है कि हमने अपनी पारंपरिक जीवन शैली को छोड़ दिया है और जो पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव हैं उनसे हमारे जो जीवन में अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। अगर हम अपनी पारंपरिक जीवन शैली को अपनाते हैं
तो इससे परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन उसे अपनाना असंभव लगता है। स्टार्टिंग में ही बताया है कि जीवन शैली में सारगर्भित बदलावों से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती हैं, लेकिन इस विचार को अपनाना असंभव लगता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेखक अपनी पारंपरिक जीवन शैली को ध्यान में रखकर ही इस पैसेज को बता रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज है, बहुत से लोग सही आहार नहीं ले रहे हैं। कुछ का तो बस यही निर्णय है कि वही भोजन लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं है। इससे असंक्रामक रोगों में बढ़ोतरी हो रही है। यानी लोग वही भोजन ले रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, ना कि वो भोजन जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए सही है। इसलिए इससे असंक्रामक रोगों में बढ़ोतरी हो रही है, जो उनके स्वास्थ्य को दूषित करेगा। यानी उनके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा, दूसरे पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसके फलस्वरूप हमारी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, जिसमें उस आर्थिक प्रगति को जो गरीबों के लिए उनके जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु आवश्यक है, अस्त व्यस्त कर देने की संभावना है। अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच अथवा पहुंच की गुंजाइश न होने की है। यानी कुछ लोग जिनकी भोजन तक पहुंच है, वे पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे, बल्कि वही भोजन ले रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जबकि कुछ लोगों की पौष्टिक भोजन तक पहुंच ही नहीं है। अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच अथवा पहुंच की गुंजाइश न होने की है, जिससे एक रस खान पान बन जाता है। यानी उन्हें एक तरह का ही खाना पड़ता है, जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, जो उनके विकास के लिए सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करता। पूरी दुनिया में पोषण पर खतरा होने का कारण आंशिक रूप से यह है कि हमारी खाद्य पद्धतियाँ समुचित रूप से हमारी पोषण जरूरतों के अनुरूप नहीं है। यानी हमारा जो खान पान है वो हमारी पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में पोषण पर खतरा बना हुआ है। खेत से थाली तक के लंबे सफ़र में चिंताजनक विचलन हो रहे हैं। पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कि इस परिच्छेद का सर्वोत्तम मर्म कौन सा है। ऑप्शन है ए, सार्वभौम बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। हमारे पैसेज में कहीं भी गरीबी उन्मूलन की चर्चा तक नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है, हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, उपयुक्त आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों के जनन द्वारा खाद्य पदार्थ का पोषण स्तर समुन्नत किया जाना चाहिए। आनुवंशिक रूपांतरित फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की पूरे पैसेज में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर हमें खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए। पूरे पैसेज में कहीं भी प्रोसेसिंग की बात नहीं की गई है, यानी प्रसंस्करण की बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा गारंटेड आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस किए हैं। ये यूपीएससी के द्वारा पूछे गए कॉम्प्रिहेंशन है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन हो या जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन पैसेज पर अपना फीडबैक दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।